बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। और दर्शकों, आज पहली खबर आपको बताएंगे। इधर मोदी सरकार ने जेनजीज को तोहफा दिया है, पहला वादा पूरा कर दिया है, लेकिन उधर कांग्रेस पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी अब फिर से धमकी दे रही है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और कॉकरोचों के सरदार दीपके ने कौन सी धमकी दी है, और इधर पीएम मोदी सरकार ने छात्रों के लिए बिल को लेकर तमाम तरह के वादे किए, लेकिन पहला वादा पूरा हो गया है। आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले देखिए संसद में क्या हुआ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। These are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए, और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 5 साल से 10 साल से बढ़ाकर के 7 से 10 साल कर दी गई। फाइन विच वाज नॉट लेस देन 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज अप टू 10 करोड़। The Home Minister authorized the shooting of our students, sir. किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप? पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. The police had to act accordingly, and the police has acted accordingly. गवर्नमेंट फालतू की है। मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग अपने देश की जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं, और भाई हम आप लोगों को माफ़ कर दो भाई। माफ़ी मांग रहा हूँ मेरे सारे सनातनी भाइयों से। मैं खुद एक सनातनी हूँ, तो अगर किसी को भी वो पोस्टर दिख के बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। दर्शकों, आज आपको बताएंगे संसद में क्या हुआ और कॉकरोच जो गाली दे रहे थे वो कैसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। लेकिन पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। ये पहला वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी से किया था और आज इसे पारित किया गया। सुनवाइए जरा कैसे पास हुआ है। प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। लेकिन दर्शकों, आज जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने ऐसी परिभाषा गढ़ी कि वो छात्रों को ही इडियट बता गए। आप खुद सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तीसरी कैटेगरी का, सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये
कैटेगरी कहा जाती है, उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी, मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहा डाला जाए। She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. लेकिन दर्शकों, इसके बाद राहुल गांधी ने एक नया ड्रामा भी क्रिएट किया। ये ड्रामा राहुल खुद जानते हैं कि वो कर रहे थे, उनके पीछे के सांसद भी हंस रहे हैं, देख रहे हैं। माइक तो चालू है, माइक चालू था, बंद करके फिर विक्टिम प्ले करते हैं। सुनवाइए जरा पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। माइक तो दीजिए, माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। आप मानिए, लेकिन सदन की राहुल चालू माइक पर बोलते रहे और फिर धीरे से बंद कर दिया। लेकिन ये बहसबाजी जोरदार चली। इसके बाद मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आपने जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है वो संसदीय भाषा नहीं है, इसे वापस लिया जाए। दोनों के बीच में बहस भी हुई। सुनवाइए जरा। इट इज के आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। इट इज अनपार्लियामेंट्री, लेट अस जस्ट बी प्रिसाइज। It is unparliamentary for me to use that word against another member of parliament. I have not used that word against anybody. I have just stated that this category exists. Sir, again they are going. Speaker sir, अगर आप लोग सर अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। लेकिन दर्शकों, ये कॉकरोचों का सरदार दीपके परेशान ये कह रहा है कि हम फिर से सड़कों पर आएंगे। सुनिए जरा अब ये क्या बात कह रहा है। अगर वो इसी तरह पुलिस, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। ये धमकी दे रहा है, कह रहा है कि हम फिर से सड़कों पर आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं राहुल गांधी और दीपके किस तरह से अपना अपना गेम खेल रहे हैं। इनका प्लान एक ही है दर्शकों। राहुल गांधी कहते हैं कि छात्रों पर गोली चलवाई गई, दीपके कहता है छात्रों को परेशान किया जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं पुलिस कार्रवाई ठीक नहीं थी, इधर दीपके कहता है प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए। राहुल कहते हैं छात्रों की आवाज दबाई जा रही है। दीपके कहता है कि मैं देश भर में अब फिर से प्रदर्शन के लिए तैयार हूं। तो समझिए दर्शकों कि इनकी लाइन क्या है, इनका प्लान क्या है। प्लान एक है दर्शकों, अस्थिरता, अराजकता जो इस देश में नहीं चलती है, और अगर कोई अराजकता करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी। रिपोर्ट दिखाते हैं। जो सदस्य के पक्ष में आ गए, वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। जिस सख्त कानून की मांग के लिए जंतर मंतर पर 36 दिन तक कॉकरोच छाप तांडव हुआ, भाड़े के गुंडों से पुलिस को पिटवाया, छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें सड़कों पर लाया। अब उसी एंटी पेपर लीक बिल पर राहुल गांधी को बहस का मौका मिला तो वो छात्रों की कैटेगरी बताने लगे, इडियट अंधभक्त का चैप्टर समझाने लगे कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है। तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है। उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी, मैंने कहा अंधभक्त। मौका बेहतर कानून से बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के जहन में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और हवाई फायरिंग गूंजने लगी, जिससे लपकते हुए कॉकरोचों के सरदार ने सरकार को धमकी दे डाली।
थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को, अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। लेकिन जिन छात्रों को गुमराह कर इन लोगों ने पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दिलवाई, सोशल मीडिया पर गंदे गंदे पोस्ट लिखवाए, अब वही लोग सोशल मीडिया पर आकर माफी मांग रहे हैं। और मैं आर्मी वालों से माफी मांगना चाहती हूँ। मोदी जी को आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगे। सॉरी भाई, मोदी जी को आगे से कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो कॉकरोच हैं दर्शकों, कल तक गालियां दे रहे थे, लेकिन आज कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे आपको रिपोर्ट दूंगा, लेकिन आज पहले जेनजी से जो वादा पूरा किया गया है उसके बारे में जानकारी सुन लीजिए। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है दर्शकों। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक करने पर अधिकतम 10 साल की जेल होगी और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। आपको बताऊं, यह वादा प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेनजी से किया था। उन्होंने भरोसा दिया था कि पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई होगी, सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि युवाओं के उज्जवल भविष्य की पहली प्राथमिकता सरकार की यही है कि उनके साथ कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन इस बिल पर विपक्ष को सदन में चर्चा का मौका मिला था, तो राहुल गांधी 50 मिनट में 5 मिनट बिल पर नहीं बोल पाए। 50 मिनट का वक्त था। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने मुद्दे को भटकाने की पूरी कोशिश की। दरअसल राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गृह मंत्री ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया। साथ ही कहा गृह मंत्री को हिम्मत नहीं है कि वो सदन में आकर बैठे। मैंने उनके कारकेड को देखा, 30 गाड़ियां थी, वो डरे हुए। इसके अलावा राहुल गांधी ने संसद में 3 कैटेगरी का जिक्र किया और कहा कि वो कैटेगरी स्टूडेंट और उनके साथ इडियट राहुल गांधी अंधभक्त कहते हैं। हालांकि राहुल गांधी के इसी बयान पर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ। अब बीजेपी राहुल से असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर माफी की मांग कर रही है। हालांकि राहुल गांधी माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच छात्रों का बिल पास हो गया, लेकिन राहुल अब बीजेपी के निशाने पर आ गए। सुनिए कि स्टूडेंट्स के सदन मार्च, पार्लियामेंट मार्च के ऊपर गोली चलाई गई, इसका खंडन किया जाता है कड़े शब्दों में। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। उनके कहने का तात्पर्य था कि या तो स्टूडेंट्स 3 कैटेगरी के होते हैं, या तो देश की जनता 3 कैटेगरी की होती है, या तो जो लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग 3 कैटेगरी के थे। एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स, दूसरा कैटेगरी है इडियट और तीसरा कैटेगरी है अंधभक्त। देश के स्टूडेंट का अपमान, अगर स्टूडेंट का 3 कैटेगराइजेशन किया है तो ये देश के स्टूडेंट्स का अपमान है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अभी तक तो ये चल रहा था कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। अब जब बिल पास हो गया तो अब नई बहस शुरू हो गई। लेकिन दर्शकों अब उन लोगों का चेहरा दिखाता हूं जो सुरक्षा कर्मियों का, पुलिस का अपमान कर रहे थे, लेकिन अब जब कार्रवाई का डर लगा तो कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। पहले कैसे वीडियो बनाया और अब कैसे माफी मांगी जा रही है, दोनों को प्ले करके दिखाइए। रिप्ले करिए इसे। नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए पेश है काला है नए लाइम फ्रेश की खुशबू में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आर्मी वालों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और मैं ये किसी के दबाव में आके या किसी का कमेंट पढ़ के या मुझे किसी ने बोला है इसलिए मैं आई हूँ, नहीं, मुझे खुद से एहसास हुआ है इसलिए मैंने ये सोचा भी नहीं था ये जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा। बट आफ्टर 1 घंटे बाद जब मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया था, ये 4-5 दिन पहले की बात है, तो मीम पेज वालों ने उस वीडियो को डाउनलोड करके उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने कुछ मीम पेज वालों से बात किया कि ये डिलीट कर दो क्योंकि मुझे पता मैंने गलती की है, बट उन्होंने ये बताया कि उनको पैसे मिले हैं इसलिए वो डिलीट नहीं करेंगे। और उन्होंने मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा वो किया, मेरी सारी आईडी, मेरी पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व कर दिया। दर्शकों, इन लोगों ने सेना को गाली दी, मुख्यमंत्री योगी को गाली दी, एक पिता ने अपने बच्चे को पकड़ लिया, परिवार वाले इकट्ठा हुए और उसकी पिटाई कर दी कि संस्कार जो दिए हैं उसके मुताबिक चलिए। सुनवाइए जरा क्या हुआ उस दौरान। क्यों लगी थी?
किसी के चढ़ाई वहाँ पर ऐसा कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है वो? बिना गाली के मतलब कौन है? योगी जी नहीं है? अन्नदाता नहीं है तुम्हारे? हैं? क्यों बकी तुम्हें किसी चढ़ाई में गाली? मैन बात तो है, हमारे राज्य के सीएम है वो, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको गाली बकोगे तुम बताओ? ऐसी गाली बकेगा? हाथ जोड़, हाथ जोड़, बाबा जी से माफी मांग। अरे मांग योगी जी से गलती मांग, माफी मांगे। योगी जी से कैमरा चल गया, तुम्हारा तो मत करो। चल अरे हाथ जोड़ के माफी मांग, माफी। देखिए, पिताजी ने सबक सिखाया है उसके बेटे को। और इधर आप देखिए, जो लोग खुलेआम गालियां दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी माताजी को, अब उनकी ठुकाई शुरू हो गई है, उनकी पिटाई शुरू हो गई है। और ये आम जनता का गुस्सा है। दर्शक, मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा वहां क्या हुआ आज। मोदी जी के माँ को बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देख, मोदी जी की माँ को गाली दिया है, मोदी जी के माँ को गाली दिया। ये बंदा को मार, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। लेकिन दर्शकों, एक एक प्रदर्शनकारी अब निशाने पर है। सुन लें वो भी जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका भी नंबर आएगा। ये महिला पीएम मोदी को गाली देती है, सुरक्षा कर्मियों को गाली देती है, और इसको जब पकड़ा गया तो देखिए जरा, इसके आंसू निकल आए। सुनवाइए जरा इस दौरान क्या हुआ। बहुत मारा गया हमको, बहुत मार रही है ये हम लोग को बिना फालतू का, पूरा हाथ। लेकिन दर्शकों, आज जेनजी इसी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि आखिर कार्रवाई कैसे होती है। कांग्रेस पार्टी को भी इसका जवाब दिया, सुनवाइए। I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. A student activist has to face and take law and order in their own hand. The police have to act accordingly, and the police has acted accordingly. लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, आप गाली देकर क्या यूं ही निकल जाएंगे? आप पुलिसकर्मियों पर भद्दे भद्दे कमेंट करके यूं ही निकल जाएंगे, बच जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और इसलिए कहा गया है, जिसने अपमान किया, जिसने सेना को गाली दी, सनातन को गाली दी, प्रधानमंत्री सीएम को गाली दी, उस पर कार्रवाई तो होगी। और इसलिए अब ये कॉकरोच फिर से आने की धमकी दे रहे हैं। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा हुआ और प्रदर्शनकारियों पर हो रहे एक्शन को कांग्रेस पार्टी ने गलत बताया। ये आम जनता ही मार रही है दर्शक, परिवार वाले खुद मार रहे हैं ढूंढ ढूंढ कर। जिस पर जवाब दिया केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने और कहा, पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए कार्रवाई की। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे, पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। नड्डा ने कहा, कांग्रेस के दौर में हमने इससे बदतर दिन देखे हैं। छात्र जीवन के दौरान कई बार उन्हें खुद गिरफ्तार किया गया, इस बात की जानकारी दी। क्लासरूम में इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया था, इस फैक्ट को बताया। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को बचा रही है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, उन्हें भी डिफेंड किया जा रहा है जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनके समर्थन में अब सीजेपी का अभिजीत दिपके प्रदर्शन की चेतावनी दे रहा है। अभिजीत दिपके ने सरकार को धमकी भरे लहजे में चुनौती दी। दिपके ने कहा, अगर ऐसे ही परेशान किया गया, ये देख रहे हैं आप, जो सबक सिखाया जा रहा है, तो सड़क पर उतरेंगे। कहा गया कि किसी के साथ मारपीट नहीं की जा सकती। दिपके का बयान उस वक्त आया जब कॉकरोच जगह जगह पिट रहे हैं, कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं। कई जगह पर लोगों ने पीएम को गाली देने वालों की पिटाई कर दी है। ऐसे में दिपके प्रदर्शनकारियों को बचाने के लिए अब आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती देने की कोशिश की गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ उन्हें रिहा किया जाए। लेकिन सीजेपी का सौरभ दास अब सुप्रीम कोर्ट पर भी टिप्पणी कर रहा है। कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का राजनीतिकरण कर रही है। और इतना ही नहीं, इसे लेकर अब सीजेपी यानी कॉकरोच पार्टी धमकी भी दे रही है। सुनिए जरा।
जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही, तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं आखिर सच क्या है। ये लोग अपराधियों को, हिस्ट्री शीटर को बचाना चाहते हैं दर्शकों। और सुन लीजिए आप, जो लोग हिस्ट्री शीटर को बचाना चाहते हैं उनकी आज हम पोल खोलते हैं। आपको बताते हैं दर्शकों कितने हिस्ट्री शीटर हैं, किन लोगों पर मुकदमा दर्ज है। गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड 989 लोग हैं दर्शकों जिन पर दर्ज। डकैती लूट के आरोपी शामिल थे इस प्रदर्शन में, 284 इनकी संख्या है। आर्म्स एक्ट 229 लोगों पर लगा, ये कॉकरोचों के प्रदर्शन में शामिल थे। चेन स्नैचिंग करने वाले 135 गुंडे मवाली शामिल थे। और ये लोग कहते हैं कि ये छात्र थे। हत्या के आरोपी जिनकी संख्या 101 दिल्ली पुलिस बता रही है। यौन शोषण तक के आरोपी थे। देख लें, जो छात्र बातें करते हैं बड़ी बड़ी, 92 आरोपी आपके आंदोलन में शामिल थे। ड्रग माफिया जिनकी संख्या 67 में है। खबर तो यह है कि वहां पर नशे का सामान पहुंचाया जा रहा था। किडनैपर्स भी 19 हैं। सोचिए आप, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये दिल्ली पुलिस का आंकड़ा है दर्शकों। और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इतने सारे प्रदर्शनकारी अगर आपके आंदोलन में शामिल हुए हैं तो क्या वो बच जाएंगे? ये जो हिस्ट्री शीटर आए हैं ये बचेंगे नहीं, इन पर एक्शन होगा। और दर्शकों, इस एक्शन के बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब ये लोग एक एक करके पकड़ में आ रहे हैं और कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं लाइन से। दिखाइए जरा, सुनवाइए। क्या नहीं बोलोगे? आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगे। चारों ने आगे से नहीं बोलेंगे मोदी भाई कुछ भी। मोदी भाई, मोदी जी को आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगे। सॉरी भाई, मोदी जी को आगे से कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ भाई, जोर से सॉरी भाई, मोदी जी को आगे से कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, आगे से नहीं, आगे से चेंज करके दो। आगे से कुछ भी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, कंगना रनौत ने कल छात्रों को लेकर दावा किया, जेनजी को लेकर बयान दिया। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग सामने आए और उनका विरोध कर रहे हैं। सुनवाइए जरा इसे। लेकिन दर्शकों, अब तो राखी सावंत भी कंगना का विरोध करने लगी। सुनवाइए जरा। गालीबाजी पर कंगना ने कमेंट किया तो राखी सावंत ने जवाब दिया। सुनवाइए। तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी सब जगह से। तो मेरे लड़कियों, मेरे देश की लड़कियों के साथ क्या बकवास कर रही है? हाँ, जेड सिक्योरिटी तुझे दे दी है, जेड सिक्योरिटी के भरोसे। इतनी सिक्योरिटी जेड लेकर तेरे में तेरे दम है ना, अकेली घूम। हम जैसे घूमते, अकेली घूम, तब तुझे पता चलेगा देश की ताकत, देश के बच्चों की ताकत, देश के लोगों की ताकत। अब राखी सावंत भी ज्ञान दे रहे हैं। किसका ज्ञान दे रही हैं? संस्कार का ज्ञान दे रही हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं दर्शकों और दिखाता हूं कि आखिर दोनों में कैसी बहस चल रही है। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ कंगना है, दूसरी तरफ राखी सावंत है। सदन के बाद अब बॉलीवुड में भी विवाद शुरू हो गया है। अभिनेत्री और सांसद कंगना के बयान पर विवाद बढ़ गया है, जिसमें जंतर मंतर में शामिल युवतियों पर उन्होंने सवाल उठाए थे।
और नई पीढ़ी की कुछ महिलाओं पर निशाना साधा कि कुछ महिलाएं करियर बनाने के लिए नकल तो करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। इसके अलावा कंगना रनौत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर भी बयान दिया और नई जनरेशन की परवरिश पर सवाल उठाए, क्योंकि गालियां दी गई थी। उन्होंने कहा जेनजी के विरोध प्रदर्शन की रीलें देखकर घिन आती है, गंदी गंदी गालियां दी, हर फ्रेम इतना अजीब परेशान करने वाला है, देखकर घिन आती है। आखिर इन्हें जन्म कौन दे रहा है, इनकी परवरिश कौन कर रहा है, यह गंभीर सवाल है। अब कंगना के इस बयान पर राखी सावंत तीखा पलटवार कर रही हैं। उन्होंने कंगना के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी पर टिप्पणी की है। राखी ने कहा, जेड श्रेणी की आपको सुरक्षा मिली है, इसलिए आप कुछ भी कहती हैं। बिना सुरक्षा के लोगों के बीच जाएंगी तो जनता का गुस्सा समझ आएगा। देश की लड़कियां और महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि कंगना ने एक और वीडियो विरोधियों के लिए जारी किया और पलटवार भी किया, जवाब दिया। सुनवाता हूं आपको। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है, और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। दर्शकों, वाकई सिविक सेंस तो है और इस पर देश भर में पूछा गया, सवाल उठाए गए कि आखिर कैसी परवरिश है जो कैमरे पर भद्दी भद्दी गालियां दी गई। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। जियोपॉलिटिक्स में दर्शकों ऐसा बदलाव हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की सांसें फूली हुई हैं। मैं आपको बताता हूं, भारत अब डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट पर है। भारत के साथ साथ चीन भी टारगेट पर है, लेकिन पहला टारगेट भारत क्यों है, आइए आपको दिखाते हैं। आज एक एक तस्वीर दिखाएंगे, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप क्या साजिश कर रहे हैं, देखिए जरा। दर्शकों, दो जगह पर दुनिया में युद्ध हो रहा है और दोनों जगह पर अमेरिका की भद पिट रही है। एक ईरान जंग, जहां पर अब सऊदी के हमले शुरू हो गए, डोनाल्ड ट्रंप अभी तक युद्ध जीत नहीं पाए, और दूसरी यूक्रेन जंग, जिसमें रूस ने यूक्रेन को लगातार कमजोर करने की कोशिश की। दावा यह था कि यूक्रेन के साथ ट्रंप हैं, लेकिन वहां पर भी ट्रंप ने मुंह की खाई। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप दोनों जगह से हारने लगे, ईरान में, यूक्रेन में मुंह की खाई, तो अब भारत को टारगेट करने पर आ गए। यूएस सीनेटर कह रहे हैं कि हमारा टारगेट तो भारत है। सोचा आपने दर्शकों, ये लोग जब हारने लगे तो भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। यूएस सीनेटर ने खुद अपने मुंह से कहा हमारा असली टारगेट तो भारत है। सुनिए जरा। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल हमारे सहयोगियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि हम चीन और भारत का नुकसान कर रहे हैं। साफ साफ कहें तो इस मामले में सबसे बड़े दोषी चीन और भारत हैं। वो दुनिया में कहीं भी हमें फेवर नहीं कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, पता है दिक्कत क्या है अमेरिकियों को, और इसलिए मैं कहता हूं ये साजिश भी रचते हैं, कई प्रदर्शनों में भी शामिल रहते हैं। लेकिन पहले तो ईरान जंग में इनकी हार हुई, ये दुनिया जानती है कि ट्रंप की भद पिटी।
दूसरा, यूक्रेन में भी कुछ नहीं कर पाए, जेलेंस्की को सिर्फ चूरन देते रहे और कुछ नहीं किया। लेकिन अब क्या है दर्शकों, हार छिपाने के लिए इनका टारगेट भारत है। ये भारत पर टारगेट कर रहे हैं, ये भारत को कमजोर करना चाहते हैं। कैसे, मैं आपको इसकी सबूत देता हूं। दिखाइए पहली तस्वीर। पहले तो आप ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, पैसा इनका बड़ा खर्च हो रहा है। ईरान में 37 बिलियन डॉलर, 37.5 बिलियन डॉलर खर्च किए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। यूक्रेन में इन्होंने हथियार दिए, फुल फ्लैश तो वॉर में नहीं आ सकते थे, तो इन्होंने हथियार सप्लाई किए बड़े सारे, 195 बिलियन डॉलर स्वाहा हो गए, लेकिन यूक्रेन भी वहीं का वहीं फंसा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं अगली तस्वीर। जब लाखों करोड़ों बर्बाद हो गए तो भारत और चीन विरोधी बिल आया। अब दर्शकों, रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ का बिल लाया गया है। लेकिन ये बिल क्यों लेकर आए दर्शकों? क्योंकि इन्हें डर है भारत से। भारत जैसे खरीदारी कर रहा है, भारत कूटनीतिक तौर पर अपने आप को सक्षम बना रहा है, यही अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत है। इसकी पूरी रिपोर्ट दर्शकों आपको दूंगा, उससे पहले खास रिपोर्ट। ईरान से यूक्रेन तक हर मोर्चे पर हारता अमेरिका ब्लेम गेम पर उतर आया है। That we are hitting China and India. Let's be really blunt. China and India are the main culprits here. ज़ेलेंस्की से बंद कमरे में मुलाकात के बाद अमेरिकी सीनेटर खुलेआम भारत चीन को आर्थिक रूप से तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये संयोग है या ट्रंप का नया प्रयोग? भारत विरोधी ये बयान महज इत्तेफाक नहीं, अमेरिका का असली चेहरा, ताकि वो ईरान से हार का बहाना बना सके और यूक्रेन में बेइज्जती की वजह भारत चीन को बता सके। लेकिन यहाँ भी रूस की एंट्री से बाजी पलट गई। पश्चिम के देश होश में आए और बराबरी और ईमानदारी के आधार पर नए रिश्ते बनाए। सवाल ये कि दोस्ती के नाम पर अमेरिकी धोखेबाजी क्यों? अमेरिका अचानक भारत के पीछे क्यों पड़ गया? आज एक एक अमेरिकी साजिश का खुलासा करेंगे, देखते जाइए। लेकिन दर्शकों, एक बात तो तय है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे की हवाइयां उड़ गई हैं, माथे पर पसीना झलक रहा है, क्योंकि वो ईरान में हार चुके हैं और ये बात उनको कचोट रही है अंदर तक। देख रहे हैं आप कितने परेशान हो गए, माथे का पसीना पोंछ रहे हैं। यूक्रेन से ईरान तक अमेरिका बुरी तरह से जंग हार रहा है दर्शकों, और युद्ध में हार की खींच अमेरिकी बयानों में दिखने लगी है। अमेरिकी सीनेटर ने अब भारत को लेकर धमकी दे दी है। भारत चीन को आर्थिक रूप से तबाह करने की धमकी दे रहे हैं। सीनेटर रिचर्ड ने कहा, रूस को फंड देने वाले असली दोषी भारत और चीन है। दरअसल यूएस में आज सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट पास हुआ। बिल में रूस से तेल खरीदने पर 100% टैरिफ का प्रावधान है, लेकिन अमेरिका ने इस प्रतिबंध से यूरोपीय देशों को छूट दे दी है। क्यों? यूरोप को छूट देना व्हाइट प्रिविलेज, वैश्विक नस्लीय भेदभाव को दर्शाता है। यह अमेरिका हमेशा से करता आया है दर्शकों, जिससे साबित होता है कि बिल भारत चीन को टारगेट करने के लिए लाया गया। यूएस सीनेटर ने अपने बयान में भी सीधे सीधे भारत और चीन को धमकी दी। इन्हें यूरोप से कोई दिक्कत नहीं है। यूएस सीनेट में इस बिल को 86-12 के भारी बहुमत से पास कराने की पूरी तैयारी ये दिखाती है कि ये सिर्फ एक सीनेटर का गुस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा अमेरिकी सिस्टम है। दरअसल यूक्रेन में 195 बिलियन डॉलर फूंकने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को हार मिली। अब ईरान जंग में 37 बिलियन डॉलर गंवाकर भी हार मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए, माथे का पसीना पहुंच रहे। देखिए आप, अपनी सैन्य और रणनीतिक नाकामी छिपाने के लिए यह अमेरिका का ब्लेम गेम है दर्शकों। 100% टैरिफ का डर दिखाकर भारत की बातचीत, पूरी कोशिश है कि भारत को बातचीत की टेबल पर लाया जाए, लेकिन भारत अपने हित में काम करेगा, भारत पीछे नहीं हटेगा। दर्शकों सुनिए। रूस पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल हमारे सहयोगियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि हम चीन और भारत का नुकसान कर रहे हैं। साफ साफ कहें तो इस मामले में सबसे बड़े दोषी चीन और भारत हैं,
वो दुनिया में कहीं भी हमें फेवर नहीं कर रहे हैं। They purchase the vast majority of इसके मायने क्या है? आइडिया इसका यह है कि हम और प्रतिबंध लगाएंगे रूस के ऊपर ताकि उसकी जो ऑयल रेवेन्यूज हैं, जो ऑयल अर्निंग्स हैं, वो कम हो जाए और वो यूक्रेन के साथ जंग करने में उसको दिक्कत हो, उसको यूक्रेन को इतनी आसानी से ठोक नहीं सकता है। अब उसमें एक चीज और है, एक बड़ी मजेदार चीज है, तो उसमें लिखा गया है कि अगर ये जो रशिया की शैडो फ्लीट है वो भी बाई पार्टीजन एक्ट है। ये शैडो फ्लीट का मतलब वो पानी के जहाज जो उनको किसी को पता नहीं है इसके मालिक को, उनको भी प्रतिबंध लगाएंगे। अरे अगर किसी को मालूम नहीं है कि इनके पानी के जहाज हैं तो आपको कहां से पता लगेगा? और अगर आपको पता लगेगा तो आप तुरंत तौर पर प्रतिबंध लगा सकते हैं अगर आपको मालूम है कि ये कौन से देश के हैं। ये बेवकूफ की बातें हैं। लेकिन दर्शकों, अभी तो आपने अमेरिका की दादागिरी देखी, जो ये हमेशा से करते आए, लेकिन इस बार इनकी दादागिरी चल नहीं रही है। ये अब पुराने हो चुके हैं। मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। यूक्रेन जंग में रूस को हराने के लिए यूरोप और अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। युद्ध अभी भी चल रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसी। और यूक्रेन रूसी हमलों से लगातार जल रहा है। यह भी आप बात समझिए कि रूस अकेला है, पूरा यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के साथ हैं रूस को हराने के लिए, लेकिन अभी तक कामयाबी मिली नहीं है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको सबूत दिखाता हूं कि अमेरिका कितना परेशान है। लिंडसे ग्राहम का फ्यूनरल, अभी आपको पता होगा लिंडसे ग्राहम की मौत हुई है, वो भी संदिग्ध हुई। अब यहां पर आज बड़े बड़े लोग पहुंचे कई राज्यों से, कई देशों से, और उसमें ज़ेलेंस्की आपको दिखाई दे रहे हैं। अब सोचिए ये कौन सी साजिश के तहत अलग अलग राजनेता यहां पर पहुंचे, और अगर पहुंचे भी थे फ्यूनरल में सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, तो बंद कमरे में मीटिंग क्यों हुई? क्या ये रूस, चीन और भारत को कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि भारत भी रूस से तेल खरीदता है और इसलिए अमेरिका को दिक्कत है दर्शकों। इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये जानते हैं भारत अपने हित साध रहा है। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है। भारत ने रूस से अपनी दोस्ती को मजबूत किया है और अमेरिका ये बात जानता है। अमेरिका में भारत विरोधी साजिश में अकेले ट्रंप नहीं है, बल्कि साजिश में कई पश्चिमी देश और कथित दोस्त भी शामिल हैं। दरअसल एक दिन पहले सीनेटर लिंडसे ग्राहम का फ्यूनरल था, लेकिन कथित शोक सभा में एक ग्लोबल मीटिंग आयोजित की गई। वेस्टर्न ब्लॉक की इस मीटिंग में 12 देश, 4 प्रेसिडेंट उसके शामिल हुए। इसी गुप्त मीटिंग के दौरान भारत चीन विरोधी प्लान बनाया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस को हराए बिना ईरान से जंग नहीं जीत सकते, लेकिन रूस को हराने के लिए उसे भारत चीन से अलग अलग लड़ना पड़ेगा और भारत चीन को रूस से अलग थलग करना, यही इनकी कोशिश है। इसलिए टैरिफ लाएं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है दर्शकों, क्या फ्यूनरल एक डिप्लोमेसी की मीटिंग थी? आखिर फ्यूनरल में बड़े बड़े देशों के मुखिया बंद कमरे में कब से शोक मनाने लगे? शोक तो आप सामने मनाते। उधर भारत विरोधी अमेरिकी प्लानिंग पर रूस ने स्ट्राइक कर दी है। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिकी दादागिरी का करारा जवाब दिया। रूस ने कहा अमेरिका आर्थिक ब्लैकमेलिंग के खिलाफ भारत चीन साथ आए। दरअसल पूरा वेस्टर्न ब्लॉक मानता है कि भारत रूस चीन का साथ आना खतरनाक है और भारत रूस चीन अगर साथ आए तो ग्लोबल ऑर्डर रातों रात बदल जाएगा। और इसी दहशत में अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक टैरिफ वाली नई साजिश रच रहे हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएगी। सुनिए जरा। दुनिया में यूएस की एक बिल्कुल अलग रेपुटेशन है। कुछ चमचागिरी वाली कंट्रीज के लिए वो भगवान है, पाकिस्तान के लिए वो भगवान हो सकता है, बट बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो यूएस की रेपुटेशन कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं इसका एक आकलन करने की कोशिश करूँ, मुझे लगता है कि यूएस पर पूरा मुझे विश्वास है कि वो भरोसे के काबिल ही नहीं है। वो यूएस, वो ट्रंप अपने खुद के लिए काबिल नहीं है, वो दुनिया के लिए काबिल नहीं है, मेरे भारत के लिए कैसे काबिल हो सकता है? लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, वॉर का एक और फ्रंट खुलता है और ये वॉर का फ्रंट अब बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग अभी तो नहीं रुकेगी। और ये जो मिडिल ईस्ट जाने वाले लोग हैं
वहां से व्यापार करते हैं। सुन लें, सऊदी और ईरान में अब करबला की जंग, करबला जंग का मैदान फिर बन गया है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये देखिए आप, इधर सऊदी और ईरान में जंग शुरू हो गई है। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, सऊदी का मैदान में आना बताता है दर्शकों कि अब ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन दर्शकों आप ये देखिए, सऊदी का करबला पर हमला बताता है कि यह अब सांस्कृतिक जंग भी बन गई है, यानी संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाना इस जंग का हिस्सा बन गया है, जो पहले से कहा जा रहा है सऊदी, इराक, ईरान के बीच में बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन दर्शकों, कई मुस्लिम श्रद्धालु यहां पर जाते हैं करबला में, और जैसे ही हमला हुआ तो चीख पुकार मच गई। सुनवाइए जरा। दर्शकों, भारत से भी कई लोग यहां पर पहुंचे हैं और इधर ईरान समर्थक गुटों पर अटैक हो गया है, यानी ये जंग अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है और मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, दिक्कत सऊदी को क्या है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, रिफाइनरीज पर अटैक कर रहा है, और इसलिए अब जवाबी कार्रवाई की जा रही है। पहले आप देखिए सऊदी में कितना नुकसान हुआ है, और सऊदी का नुकसान सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि अगर सऊदी को नुकसान होगा तो दुनिया भर में तेल की किल्लत बढ़ेगी, क्योंकि रिफाइनरीज वहां पर भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन सऊदी इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है और खुले तौर पर अब खलीफा सामने आ गया है। ईरान में अमेरिका ने सऊदी अरब को उतार दिया है, स्ट्रैटेजी बदली है। सऊदी अरब ने पहली बार सीधे हमले शुरू किए हैं। ईरान समर्थित गुटों पर सऊदी, यूएस ने संयुक्त हमले किए। आपको बताएं, इराक के करबला शहर पर सऊदी ने बड़े हमले किए हैं। पवित्र शहर में श्रद्धालुओं के विश्राम स्थल के पास कई मिसाइलें गिराई गई। दरअसल 72 घंटे में सऊदी अरब पर 30 से ज्यादा हमले हुए थे। ये हमले यमन के हूती और इराक के ईरानी प्रॉक्सी गुटों ने किया था। ईरान के प्रॉक्सी हमलों से सऊदी की कई रिफाइनरीज तबाह हुई हैं, जिसके बाद अमेरिकी सेना के साथ सऊदी ने ऑपरेशन शुरू किया है। सऊदी ने ईरानी समर्थकों के लॉजिस्टिक सप्लाई को तबाह कर दिया है। हालांकि सऊदी अरब के सीधे हमलों से ईरानी हमले का खतरा है। अगर ईरान ने सीधा अटैक किया तो जंग में पाकिस्तान भी फंसेगा, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच माफ कीजिए, पाकिस्तान और सऊदी के बीच डिफेंस डील है। सवाल यह क्या पीओके को जलता छोड़ मुनीर सऊदी को बचा पाएंगे, और अगर नहीं बचाएंगे तो फिर मुनीर भी मुंह की खाएगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कहते हैं। जब सऊदी अरबिया ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान समर्थित गुटों के ऊपर इराक में अटैक किया, तो पाकिस्तान, मुझे लगता है कि वो सऊदी अरब की सपोर्ट तो करेगा, लेकिन डिफेंसिव अटैक करने में नहीं करेगा। यानी उसको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मुहैया कराएगा, एयर डिफेंस देगा, इस तरह के काम डायरेक्टली इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके ईरान के साथ भी कॉम्प्लिकेटेड संबंध हैं और वर्तमान में वो ईरान और अमेरिका के बीच में मीडिएशन कर रहा है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे, और अब एक और प्रदर्शन देश में बढ़ने लगा है, और ये प्रदर्शन भी अब धीरे धीरे सड़कों पर आ गया है। ये आप देख रहे हैं, जेन-ज़ी के बाद किसान सड़कों पर आ गए। क्यों आ गए, क्या कारण है, आइए आपको बताते हैं। पहली तस्वीर दिखाइए, देखिए आप, ये प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। एमएन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, आज किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। किसानों ने बैरिकेड उखाड़ दिए हैं। यहाँ पे 4 बजे ही किसान आगे बढ़ रहे हैं, किसान आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेड उठा रहे हैं। देखिए
वक्त ऐसा आया जब किसानों ने ये बैरिकेड तोड़ दिया और सीएम हाउस की तरफ कूच किया। दिखाइए जरा कितनी भीड़ है आपके सामने। दर्शकों, मोहन सरकार के खिलाफ अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया गया। देखिए आप, सड़कों पर कहा गया कि हमारी मांगे पूरी की जाए। जय किसान, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जब मोहन डरता है, पुलिस को आगे करता है। दर्शकों, किसान यहाँ पर अपने साथ खाना लेकर आए और मध्य प्रदेश का पारंपरिक भोजन दाल बाटी वो सड़कों पर बैठ के बना रहे हैं। दिखाइए जरा ऐसे। लेते रहेंगे एमएसपी, हमारा एमएसपी देना पड़ेगी, एमएसपी हम लेते रहेंगे एमएसपी। भोपाल में किसानों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। आज किसान पुलिस बैरिकेड को पार कर बस पर चढ़ गए। पुलिस के साथ किसानों की धक्का मुक्की हुई। खींचतान में कई किसानों के कपड़े फट गए। आंदोलन के तीसरे दिन किसानों ने अब चेतावनी दे दी है, जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम यहां से नहीं जाएंगे। सरकार द्वारा अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन किसान मन बनाकर आया है कि जब तक सरकार हमारी जो भी प्रमुख मांगे हैं उन पर तत्काल आदेश जारी नहीं करेंगी, तब तक हम लोग ऐसे ही आंदोलन चलाते रहेंगे और आंदोलन का बृहद रूप बढ़ता जाएगा। भोपाल के अंदर किसानों का ऐसा जनसैलाब आएगा जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया होगा। मध्य प्रदेश का किसान जाग चुका है। या तो किसानों की मांगे मानो या सीएम मोहन इस्तीफा दो। किसानों ने भोपाल की सड़कों पर डेरा डाल दिया है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर कई इलाकों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। किसानों ने साफ कर दिया कि मूंग की एमएसपी पर 100% खरीदी चाहते हैं। अपनी मांगों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। किसान जो हैं अब उनका कहना है वो मानने वाले नहीं हैं। वो सीएम हाउस की तरफ कूच कर चुके हैं। पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक के बाद एक जो लेयर्स हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से या किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने बनाई थी, वो इन किसानों ने तोड़ दी हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की तैयारी वो ऐसी है कि वो 7 दिन का राशन, खाने पीने का सामान भी अपने साथ लेकर आए हैं। लेकिन दर्शकों, सवाल ये कि आखिर ये किसान क्यों सड़कों पर आ गए? ऐसा एकाएक क्या हो गया जो मोहन सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा बढ़ गया? आइए मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। भोपाल में किसानों का आंदोलन लगातार तीसरे दिन जारी रहा। किसान सीएम हाउस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप देखिए, किसानों ने पुलिस की 4 लेयर वाली बैरिकेडिंग को तोड़ा। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर को भी घेर लिया और पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। खींचतान के दौरान कई किसानों के कपड़े तक फट गए। किसानों ने सरकार को सख्त चेतावनी दी, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम सीएम हाउस के अंदर घुस जाएंगे। हजारों किसानों ने भोपाल की सड़कों पर डेरा डाल दिया है। किसानों का कहना है कि मांगे पूरी ना होने तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। 25 दिन तक हमने जिला मुख्यालय पर धरना दिया। प्रशासन ने मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद भोपाल कूच करना पड़ा। किसानों की मांगे क्या हैं? किसानों ने सरकार के सामने 8 मांग रखी। किसान सबसे पहले 2 मांग पूरी करने के लिए डिमांड कर रहे हैं। पहला, मूंग की फसल की 100% खरीदी एमएसपी पर की जाए। दूसरा, खाद वितरण में टोकन सिस्टम किया जाए। किसान पर्याप्त बिजली भावांतर योजना को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। 27 जुलाई की देर रात एमपी के कृषि मंत्री ने किसानों से बातचीत भी की थी। उस मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला। अब सीएम मोहन यादव ने किसानों से बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई है और कमेटी किसानों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश करेगी। सुनवाते हैं आपको इसको लेकर किसानों का क्या कहना है, कांग्रेस क्या कह रही है। किसानों ने बिल्कुल मन बना लिया पूरी तरह, क्योंकि 4 बजे का जो टाइम दिया था सरकार ने वो विफल हो गया है। ना उनका कोई जनप्रतिनिधि आया है, ना किसी तरह की कोई सूचना आई है। तो किसानों में आक्रोश है और स्वाभाविक है, इसको भी तोड़ के आगे निकलेंगे हमारे किसान भाई। किसानों की वो मूंग की पूरी 100% खरीदी हो, जो टोकन सिस्टम दिया है उसको खत्म किया जाए। हमारी मांग ये है कि हमारी जो मूंग पैदा हुई है 100% खरीदी जाए 100%। और जो ई टोकन व्यवस्था है हाँ
खाद की उसमें सुधार किया जाए। मैं पिछले 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ डीएपी यूरिया के लिए। तो आप ये 3 लेयर तोड़ के आगे कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं? हम सीएम हाउस के लिए जा रहे हैं। कि आज किसान अगर सड़क पे है मध्य प्रदेश का तो अपने अधिकारों की अपनी मांग की बात कर रहा है। अगर उस पर कर्ज होगा तो किसकी जवाबदारी? क्या सरकार कर्ज माफ करेगी? क्या सरकार मूंग के एक एक दाना खरीदेगी? मुख्यमंत्री चुप है। मुख्यमंत्री कमेटियों में कमेटी बना रही है। शिवराज जी दिल्ली बैठे, मुख्यमंत्री इतने साल रह लिए और यहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को अपने उज्जैन के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौर जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। लेकिन दर्शकों, आप खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी कि आखिर लोग इतना भ्रष्टाचार कैसे कर लेते हैं। ये टीएमसी के धन कुबेर हैं दर्शकों। ये सोने की जो ईंटें हैं ये तो कम है, इतना कैश मिला है, मैं आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दिखाइए पहली तस्वीर। पहले तो आप ये देखिए, बीरभूम में पश्चिम बंगाल का ये इलाका है जहां टीएमसी से जुड़ा बालू माफिया है। बालू माफिया के घर पर करोड़ों के संपत्ति का खुलासा हुआ है, पैसे मिले हैं, यहां पर छापा मारा गया है पुलिस की टीम द्वारा। ये आप देख रहे हैं, पुलिस की टीम पहुंची और बक्सा भर भर के पैसा यहां से बरामद किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देखिए, लगभग 5.5 करोड़ मिले। नोट रखने के लिए 20 से ज्यादा बैग मंगवाए गए और नोट गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। बैग आप देख रहे हैं कितने सारे हैं, लेकिन ये सिर्फ नोट के लिए हैं दर्शकों। मैंने आपसे कहा था ना, दिखाइए अगली तस्वीर। यहां इतने तो सोने की ईंट मिली है, ये देख रहे हैं आप। और खबर तो यह है दर्शकों, ये बालू माफिया पहले ड्राइवर भी रहा है। कई सारे खुलासे ऐसे हैं जो चौंका देते हैं, लेकिन इसको लेकर शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दे दी है। शुभेंदु ने कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट की टीम ने बहुत जबरदस्त कार्रवाई की है और ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए बालू माफियाओं पर। लेकिन दर्शकों, आज जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इतनी संपत्ति अर्जित की, तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। कई लोग तो यही सोचेंगे कि ये इतना पैसा लाते कहां से। आइए मैं आपको बताता हूं। ये आप देखिए, यही है वो शख्स जिसे पकड़ा गया है। पश्चिम बंगाल में रोज रोज नए नए खुलासे होते हैं दर्शकों। टीएमसी से जुड़े बालू माफिया के घर करोड़ों रुपए बरामद किए गए। खबर यह है कि रुपए गिनने के लिए 5 मशीनें मंगवाई गई, जो आप इधर देख रहे हैं। शुरुआती जानकारी में 5 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ। अभी गिनती जारी है। सरकार का कहना है कि अभी और बरामदगी हो सकती है। पत्थर व्यापारी उर्फ बालू माफिया के घर से 15 किलोग्राम सोने के ब्रिक्स यानी ईंटें मिली हैं। हैरानी की बात तो यह कि मीनार मंडल कुछ साल पहले तक सरकारी बस चलाता था, ड्राइवर था ये, लेकिन टीएमसी से जुड़ने के बाद इसने ड्राइवरी छोड़ दी और पत्थर का व्यापारी बन गया, जिसके बाद मीनार मंडल की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होती रही और सरकार बदलने के बाद पुलिस को उसके काले कारनामे का पता चला, जिसके बाद बीरभूम पुलिस ने मोहम्मद बाजार स्थित इसके घर पर छापा मारा और पुलिस के छापे में इस पत्थर व्यापारी का सच सामने आ गया। दरअसल इसके रिश्तेदार ने उसे यह रास्ता दिखाया। तुलू मंडल नाम का रिश्तेदार पहले टीएमसी से जुड़ा हुआ था और ममता सरकार की सरपरस्ती में पत्थर का व्यापार करता था। पैसे का इतना बड़ा लेन देन था कि उसने मीनार को अपने साथ जोड़ा, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार आ गई और इसका सारा भेद खुल गया। इस बीच खबर यह है कि बीरभूम पुलिस को कुछ और जानकारियां भी हाथ लगी है, जिसके आधार पर कई नेता और अधिकारी भी अब पुलिस के रडार पर आ गए हैं और ये बच नहीं पाएंगे, यानी भ्रष्टाचार का खुलासा होता रहेगा। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, एक बस ड्राइवर इतना पैसा बना लेता है। आप सोचिए जरा, एक बस ड्राइवर के पास इतना पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार से आ सकता है, नेताओं की सरपरस्ती से आ सकता है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं। इधर झारखंड में भी कुछ ऐसे ही हुआ। धनबाद में ईडी की रेड में ये देखिए आप, नोटों के बंडल दिख रहे हैं। इतना पैसा ये लोग लाते कहां से?
150 करोड़ कैश बरामद किया गया है। सोचिए आप, धनबाद में यह कार्रवाई की है। लेकिन दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी खबर मैं आपको दिखाऊंगा जहां एक छात्र ने परेशान होकर ऐसा कदम उठाया कि आईआईटी कानपुर में हंगामा मच गया। हालांकि ये तरीका तो ठीक नहीं है, लेकिन छात्र करता तो क्या करता। आइए आपको दिखाता हूं हुआ क्या। उत्तर प्रदेश में आईआईटी कानपुर इस समय चर्चा में। दरअसल यहां पर एक छात्र पहुंचा, दर्शकों, वो चाहता था आईआईटी में एडमिशन ले, लेकिन हो नहीं पाया। तो उसने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने आईआईटी कानपुर की वेबसाइट को हैक कर दिया दर्शकों, और इस वेबसाइट को हैक किया। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। ये लिखा है साइट इज हैक्ड। ये लिखा आया तमाम सिस्टम पर, और लिखा आया कि मुझे एक चांस चाहिए क्योंकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ है। लेकिन दर्शकों, सोचिए जरा, अगर आपका एडमिशन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? गुहार लगाएंगे? पहले उसने यही किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर उसने एक नया तरीका निकाला, और यह तरीका इस समय दर्शकों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आइए आपको बताता हूं हुआ क्या। आईआईटी कानपुर से यह हैरत में डालने वाली खबर सामने आई है। सुनिए ध्यान से। एक छात्र ने बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी में अप्लाई किया, लेकिन उसने एडमिशन ना मिलने पर वेबसाइट ही हैक कर दी। आईआईटी की वेबसाइट हैक करने के बाद उसने एक मैसेज भी छोड़ा, शी साइट इज हैक्ड, ऑल आई नीड इज जस्ट अ फेयर चांस। वो लिखता है, मतलब साइट हैक हो चुकी है, मुझे एक मौका चाहिए। स्टूडेंट की इस हरकत ने आईआईटी में सभी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। संस्थान में हड़कंप मच गया, एफआईआर दर्ज कराने तक की बात होने लगी। लेकिन कानूनी कार्रवाई की बजाय उसे एक मौका देने का फैसला हुआ। आईआईटी कानपुर ने स्टूडेंट की टेक्निकल स्किल्स को परखने का फैसला किया है। आपको बताएं, टेक्निकल स्किल्स में पास अगर हुआ तो अगले सेशन में उसे एडमिशन भी मिलेगा। संस्थान का यह भी कहना है कि स्टूडेंट एडमिशन की शर्तें पूरी नहीं करता था। स्टूडेंट के पास साइबर सिक्योरिटी में पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए संस्थान ने उसे एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। संस्थान ने यह भी माना कि एडमिशन मांगने का यह तरीका गलत है। हमेशा सही और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। और इसको अब पूरे देश भर में चर्चा का विषय भी बन गया है, और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। सुनिए जरा। आईआईटी कानपुर में बीटेक साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन ना मिलने से आहत होकर एक छात्र ने जो वेबसाइट है आईआईटी की, उसको ही हैक कर लिया। साफ तौर पर उस पर एक बैनर लगा दिया जिसमें उसने मेंशन किया था, दिस साइट इज हैक्ड, ऑल आई नीड इज अ चांस। इस पूरे मामले को आईआईटी कानपुर में जब संज्ञान में लिया तो साफ तौर पर उस स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, जिसके बाद उसका एडमिशन ना मिलने से आहत था, और उसके बाद उसने आईआईटी कानपुर की ही जो वेबसाइट थी उसको हैक कर लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने हैक करने के बाद वहाँ पर एक मैसेज छोड़ा, इसमें साफ तौर पर उसने लिखा है, नो हार्म इज इंटेंडेड, दिस इज जस्ट टू ड्रॉ अटेंशन of authorities regarding the cyber security matter, regular users can access this site by clicking the button. इतना ही नहीं, उसने साफ तौर पर इस पर यह भी लिखा कि apparently I am good enough to bring this site down, but I wasn't good enough to shorten the cyber program. It was just to give a chance my ability at hackunation. साफ तौर पर उसने ये मेंशन करा है कि अगर वो साइबर सिक्योरिटी की जो साइट थी उसको हैक कर सकता है, तो क्या वो इतना काबिल नहीं था कि उसको वहाँ एडमिशन दिया जा सके। फिलहाल इस पूरे मामले में आईआईटी कानपुर के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल, उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने ना कि इसमें एफआईआर के आदेश ना करते हुए उस लड़के को एक चांस देने की बात कही है। उसको एक टेस्ट कराया जाएगा, अगर वो साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम के टेस्ट को पास करता है तो इस पर विचार किया जाएगा कि उसको एडमिशन दिया जाता है या नहीं। दर्शकों, सोचिए आप, तरीका गलत है लेकिन उसे एडमिशन चाहिए तो करता, तो क्या करता। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं दर्शकों, इस समय बाढ़ बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब तो असम में आप देख रहे हैं जल प्रहार ऐसा है कि 7000 गांव में इस समय लोग मुश्किल में हैं, फंसे हुए हैं, और उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। गले तक पानी आ गया है दर्शक। और असम से सीधे आपको लेकर चलता हूं दिल्ली।
दिल्ली में आप देखिए दर्शकों, मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। ये देश की राजधानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए मेट्रो का गेट है जहां से लोग आते हैं जाते हैं, वहां पर पूरा पानी भरा हुआ है घुटनों तक। और लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या है, सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, अंदर तक पानी कैसे घुसा है। अब दर्शकों आपको दिखाते हैं मसूरी की तस्वीर। मसूरी में इस समय बारिश बहुत ज्यादा है और दिक्कत भी आ रही है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम कैसे पेड़ टूट गया है, कई जगह पर लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। अब दर्शकों ये देखिए बुलंदशहर, जहां जिला अस्पताल में पानी भर गया। दिखाइए जरा कैसे है मरीजों का इलाज हो, इतना पानी भरा है घुटनों तक। देखिए दर्शकों, बारिश जब होती है तो पहले से व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। अगर पहले से व्यवस्था नहीं होगी तो फिर कहीं मेट्रो स्टेशन में पानी भरेगा, कहीं अस्पताल में। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है प्रेमानंद जी महाराज से। आज गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर प्रेमानंद महाराज ने संदेश दिया। वो कहते हैं, हृदय की शुद्धि का प्रथम और सर्वोत्तम उपाय सद्गुरुदेव की शरण ग्रहण करना है। गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अपने गुरु पर पूरा भरोसा करें, उनके बताए मार्ग पर चलें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।